Promotion of dietary diversity and complementary feedings. More recently, WHO infant and young child feeding indicators were studied in 14 demographic health survey data sets from low-income countries. Consumption of minimum acceptable diet with dietary diversity reduced the risk of both stunting and underweight, whereas minimal meal frequency was associated with the lower risk of underweight only. तो 3 पैरामीटर्स भाई जिनको हमने पहले फोकस किया है, मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, मिनिमम मील फ्रीक्वेंसी और मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट, इन तीनों का यहाँ पे जिक्र किया गया। और 14 कंट्रीज के जो डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वेज हैं उनका जब एनालिसिस किया गया है तो उसमें पॉजिटिव आउटकम्स जो हमें मिलते हैं। Studies of nutrition education in food secure population showed a significant increase in height weight gain, whereas the effect on stunting was not statistically significant. इसके अलावा न्यूट्रिशन एजुकेशन का इम्पैक्ट देखा गया किन पॉपुलेशंस में, वो पॉपुलेशन जो फूड सिक्योर हैं और उन पॉपुलेशंस के अंदर भी जो कि फूड इनसिक्योर हैं। तो फूड सिक्योर के अंदर जो है ना वो पॉजिटिव इफेक्ट नजर आ रहा है हाइट और वेट गेन के अंदर। इवन जो जिनको सारा कुछ खाने को पहले भी अवेलेबल है वहां पे भी अगर हम एजुकेशन कैंपेन लॉन्च करते हैं तो दिस विल रिजल्ट इन पॉजिटिव आउटकम, whereas in food insecure populations showed a significant effect on height for age z-score, stunting and weight for age z-score। तो यहाँ पे चूंकि न्यूट्रिएंट्स जिनके अंदर न्यूट्रिशनल असल्ट हो चुकी होती है, पहले डेफिशिएंसीज जो है वो ज्यादा पाई जा रही होती हैं, तो वहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा बेहतर फॉर्म में नजर आता है जब आप कोई इंटरवेंशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि पढ़े लिखे जो फूड सिक्योर पॉपुलेशन थी वहां पे स्टंटिंग में नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट नजर आया था, लेकिन जो फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन थी इवन वहां पे स्टंटिंग के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आया। Overall, the provision of complementary foods in food insecure populations was associated with significant gain in height for age z-score and weight for age z-score, whereas the effect on stunting did not reach statistical significance. विटामिन ए सप्लीमेंटेशन भाई थर्ड इंटरवेंशन की हम बात करने जा रहे हैं, और इसमें कॉकरेन रिव्यू, अगेन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस यूके के अंदर जो कि चैरिटी फाउंडेशन है, और इसमें मेडिकल रिसर्च के रिलेटेड जो है वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, और इनका पर्पस क्या है कि दे आर मेंट फॉर कलेक्टिंग एविडेंस बेस्ड डाटा। ठीक है, यानी जो लिटरेचर है उसको विजिट करके तो ये एविडेंसेस बेस्ड जो स्टडीज हैं उनका मेटा एनालिसिस करती हैं और लोगों के साथ फाइंडिंग जो है उसको शेयर करती हैं। तो पर्पस इनका ये है कि हाई क्वालिटी रेलेवेंट और अप टू डेट जो है ना सिस्टमेटिक रिव्यूज जो है वो पेश किए जाएं ताकि डिसीजन मेकिंग के अंदर पॉलिसी डिसीजंस लेने में उनको यूटिलाइज किया जा सके। तो ये रिव्यू विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन के हवाले से देखा गया कि जस्ट इस इंटरवेंशन की वजह से 24% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी, ऑल काज मोर्टेलिटी यानी किसी वजह से भी जो डेथ हो जाती है, और सिर्फ डायरिया की वजह से जो डेथ होने के चांसेस थे उनमें भी 28% रिडक्शन देखी गई है। और बच्चे कौन से हैं जिनकी एज जो है वो 5 ईयर से कम है। ऑलमोस्ट 1/4 पॉपुलेशन जो है ना उसको सेव किया जा सकता है जस्ट विटामिन ए की इंटरवेंशन देने से। विटामिन ए जिसको कभी हम नाइट विजन के साथ एसोसिएट करते थे, हेल्थ के साथ, बेटर विजन के साथ इसको लिंक करते थे, अब इसका रोल एज अ एंटी इन्फेक्टिव विटामिन जो है वो ज्यादा हमें मिलता है। Vitamin A supplementation also reduced the incidence of diarrhea and measles in the age group, but there was no significant effect on the mortality and morbidity related to respiratory infections. तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के वाले से इसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर नहीं आता, लेकिन ओवरऑल डायरिया और मीजल्स के केसेस में रिडक्शन जो है वो रिपोर्टेड है। कुछ कंट्रीज में अभी हमें इतना इसका पॉजिटिव आउटकम नजर नहीं आया इसकी सप्लीमेंटेशन का, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि जिसमें विटामिन ए सप्लीमेंटेशन और डीवर्मिंग सेवरल इयर्स तक जो वो इंडिया में कंडक्ट की गई, डिड नॉट शो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन मोर्टेलिटी फ्रॉम विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। तो लेकिन जब हम
WHO का स्टांस देखें तो they have the clear statement vitamin A supplementation continues to be an effective intervention in children aged 6 to 59 months in population at risk of vitamin A deficiency. Like in Pakistan, यहाँ पे चूंकि डेफिशिएंसी स्टैब्लिश हो चुकी है, तो यहाँ पे जब तक बच्चे की उम्र 5 साल पूरी नहीं हो जाती, उस वक्त तक उसको विटामिन ए सप्लीमेंटेशन कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसी तरह एक और इंटरवेंशन है आयरन सप्लीमेंटेशन के हवाले से, और स्पेशली उन सोसाइटीज के अंदर जहाँ पे एनीमिया जो है वो और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो ज्यादा प्रिवेल करता है। 33 स्टडीज हैं भाई, जो कि जिनमें इंटरमीडिएट आयरन सप्लीमेंटेशन देखी गई है। इंटरमीडिएट क्या होती है? जिसमें कभी अवेलेबल हो गई तो भाई सप्लीमेंटेशन कर दी गई, कंटिन्यूस का इसमें एस्पेक्ट नजर नहीं आता, तो कभी मिल गई तो दे दी, कभी ना मिली तो भाई स्किप हो गई। तो इवन ये प्रैक्टिस करने से भी 49% रिडक्शन इन एनीमिया एंड 76% आयरन डेफिशिएंसी, ये इसको कवर किया गया है। और ये बड़ा एक पॉजिटिव हमें रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। Intermittent iron supplementation could be a viable public health intervention in settings in which daily supplementation has not been implemented or was not feasible. Feasibility में इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी आ जाते होंगे और फिजिबिलिटी में लॉजिस्टिक भी आ जाती होगी। तो कहता है कि इवन जिन सोसाइटीज में डेली सप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, वहां पे इंटरमिनेंट सप्लीमेंटेशन जो है वो की जा सकती है। एक रिव्यू किया गया भी जिसमें देखा गया कि इफेक्ट ऑफ आयरन सप्लीमेंटेशन इन चिल्ड्रन ऑन मेंटल एंड मोटर डेवलपमेंट showed only small gain in mental development and intelligence score in supplemented school age children who were initially anemic or iron deficit. Again, उस ग्रुप के अंदर जिसमें डेफिशिएंसी थी, इवन पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है एनीमिया से हट के मेंटल एंड मोटर डेवलपमेंट के ऊपर जो है। There was no convincing evidence that iron treatment had an effect on mental development in children younger than 27 months. तो इस एज से ज्यादा बच्चों के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो इस इंटरवेंशन का नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कन्विंसिंग एविडेंस जो है वो नहीं मिलता। अच्छा, कुछ सोसाइटीज के अंदर देखा गया कि वहां पे आयरन सप्लीमेंटेशन करने से, ठीक है, स्पेशली उन बच्चों को जो कि हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं या जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो उनके अंदर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखा गया है। ठीक है, लेकिन स्टिल एक तो ये मैसेज है कि भाई इस पे मजीद स्टडीज करने की जरूरत है, और दूसरा मैसेज ये है कि WHO ने ये एडवाइस किया हुआ है कि भाई उन एरियाज में भी इवन जहाँ पे मलेरिया एग्जिस्ट करता है वहां पे भी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आयरन सप्लीमेंट्स की कंटिन्यू रखनी चाहिए। जी, एक और पैरामीटर आ गया भाई, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। बेसिकली ग्लोबल माल न्यूट्रिशन और उसकी फिर आगे दो फॉर्म्स आ जाती हैं जिसको हम सैम और मैम कहते हैं, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। लास्ट टाइम हमने इनका डिफरेंस जो है वो भाई इसको आपके साथ शेयर किया था। और इन स्टेबल नॉन इमरजेंसी सिचुएशन मैम कैन ऑफन प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद द स्टंटिंग। तो इससे अगली स्टेज फिर जो आ जाती है वो स्टंटिंग वाली, यानी वेस्टिंग भी एग्जिस्ट कर रही है उन सोसाइटीज के अंदर, और कद छोटा रह जाना, ठीक है, एज के हिसाब से वो भी उन सोसाइटीज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। कहाँ पे? जी, इन स्टेबल नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस। तो इमरजेंसी सिचुएशंस में तो होने के चांसेस हैं ही हैं। Several approaches for prevention and treatment are in use, although the provision of complementary and supplementary foods could be considered in targeted food distribution programs. Other ways to stimulate access and purchasing power can be conceived. यानी इसमें एक तो हो सकता है ना कि आप रेडीमेड क्या है कि फूड स्टफ बच्चों को प्रोवाइड करें, जिसको आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रेडी टू यूज थेराप्यूटिक फूड या रेडी टू यूज सप्लीमेंट्री फूड्स दी जा सकती हैं साशे की फॉर्म में। लेकिन इसके साथ साथ अगर उन लोगों को फिनेंशियली सपोर्ट किया जाए और उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ा दिया जाए, तो फिर भी जब उनकी फूड अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली देयर विल बी पॉजिटिव आउटकम।
Where markets are fragmented or food access is constrained, appropriate food supplements might be considered as in-kind transfer. अब हो सकता है कि फर्ज किया किसी एरिया में मार्केट्स जहाँ पे फूड कमोडिटीज को सेल करना हो वो एग्जिस्ट ना करती हूँ, और वहां पे फिर ये ज्यादा बेहतर अप्रोच रह जाती है कि आप बनी बनाई चीज जो है ना वो बच्चों को जाके प्रोवाइड करते हैं। WHO recommends inpatient treatment for children with complicated SAM with stabilization and appropriate treatment of infection, fluid management and diet therapy, and also supports community-based care for uncomplicated severe acute malnutrition. इसका हमने लास्ट टाइम आपके साथ प्रोटोकॉल शेयर किया था, आप काइंडली उस लेक्चर को दोबारा गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है, जिसकी बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि अगर तो नॉन कॉम्प्लिकेटेड है भाई तो फिर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो फिर हम फॉरन कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है ना जो कि RUTF या इस तरह के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं वो देना शुरू कर देते हैं। और अगर इन पेशेंट ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो इसका मतलब है जैसे पाकिस्तान में स्टेबलाइजेशन सेंटर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, तो माल नोरिश बच्चा वहां पे लाया जाता है और स्वीयर एक्यूट माल नोरिश जो है ना उसको आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पे एनरोल कर दिया जाता है, एडमिट कर लिया जाता है, और जब तक वो स्टेबल नहीं होता, वो कट ऑफ वैल्यूज को क्रॉस नहीं करता, तब तक वो वहां पे रहेगा और उसके बाद फिर उसको उसके वेट के हिसाब से जो है वो उसको सप्लीमेंट्स दे दिए जाते हैं जो कि वो घर के अंदर जाके उसको यूटिलाइज करवाया जा सकता है। तो मकसद क्या है कि नंबर एक तो लोड कम किया जाए, फिर हमें स्टडीज ऐसी मिलती हैं कि इसका भी बिल्कुल उसी तरह पॉजिटिव आउटकम है जिस तरह के हॉस्पिटल्स के अंदर, तो बर्डन कम किया जा सकता है स्पेशली उन पॉपुलेशंस के अंदर जहाँ पे पेशेंट्स जो हैं वो ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं और इन पेशेंट फैसिलिटीज जो हैं वो इतनी अवेलेबल नहीं है। और ये ट्रेंड जो है वो ग्लोबली ज्यादा तेजी से फ्लोरिश कर रहा है कि कम्युनिटी बेस्ड जो है ना वो ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो शिफ्ट इन दी ट्रीटमेंट फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड इन पेशेंट केयर, ये कैसे हो सकता है कि जैसे अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद का जो है वहां पे इन पेशेंट या इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो अवेलेबल है, वहां पे बच्चों को ट्रीट किया जाए। दूसरा ऑप्शन क्या है, कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स which allow more affected children to be reached and is a cost effective, कि जिसमें बच्चा जैसे स्टेबल हो जाए उसको आप सप्लीमेंट्स वगैरह दे के घर भेज सकते हैं और फिर उसका फोर्टनाइटली उसको विजिट का कहा जा सकता है। तो ये अप्रोच ज्यादा कास्ट इफेक्टिव भी है और इससे ज्यादा बच्चों को भी टैकल किया जा सकता है। Up to an estimated 15% of the cases of severe acute malnutrition will need initial facility based care, whereas ऑलमोस्ट जो 85% भाई जो बच्चे हैं उनको सिंपली हम जो है वो RUTF वगैरह दे के भेज सकते हैं और घर के अंदर भी उनकी ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। अब सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन की मैनेजमेंट के लिए कम्युनिटी लेवल पे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, कुछ अप्रोचेस जो हैं उनको प्रैक्टिस किया जाता है और इसमें वक्त के साथ साथ एडवांसमेंट हो रही है, नई नई फार्मूलेशन बन रही हैं, उनकी पैकेजिंग को इम्प्रूव किया जा रहा है और अब हमें ज्यादा शिफ्ट नजर आ रहा है फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल टू कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट। एविडेंस भी हमें ऐसे अवेलेबल हैं कि जिनमें यूज ऑफ RUTF जो है वो ज्यादा इफेक्टिव जो है वो अब नजर आ रहा है। मॉर्टेलिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, मॉर्टेलिटी को कंट्रोल करना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, लेकिन वो बच्चे जिनको RUTF दी जाती है उनमें ज्यादा तेजी से वजन गेन करना और रिकवरी जो है ऑलमोस्ट 50% मोर वेट गेन एंड रिकवरी हैज बीन रिपोर्टेड देन दोज व्हिच वर कंट्रोल ग्रुप्स और व्हिच वर नॉट प्रोवाइडेड विद द RUTF। अब ये RUTF जिसका मैं बार बार आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, दिस इज बेसिकली एनर्जी डेंस माइक्रोन्यूट्रिएंट एनरिच्ड सॉफ्ट और क्रशेबल or drinkable food that can be directly given to the patients without cooking। अब इसमें देखें ये जो पैकेट है ना इसको सिंपली एक कॉर्नर से खोल लें और इसके बाद जो है वो बच्चे को दिया जा सकता है। एनर्जी डेंस है मींस के 520 टू 550 के करीब ये कैलोरीज प्रोवाइड करता है, यानी 100 ग्राम की पुड़िया खाने से 550 से 520 से 550 तक एनर्जी मिल जाती है।
और ये किस फॉर्म में है, इसमें मजीद को पानी वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना इसको कोई हीट वगैरह करने की जरूरत है, और सिंपली आप कह सकते हैं कि एज सच जो है वो पॉपुलेशन की तरफ जो है वो बच्चे को विदाउट एनी इन्फेक्शन जो है ना वो आप लेके चल सकते हैं। जनरली इट इज पीनट एंड मिल्क पाउडर बेस्ड स्प्रेड विद स्पेसिफाइड अमाउंट्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नॉर्मली जो दुनिया में सबसे पहला बनाया गया है उसको प्लम्पी नट बोलते हैं, और ये पीनट बेस्ड है, ठीक है। मिल्क पाउडर भी इसके अंदर शामिल है, इसमें अच्छी क्वालिटी का ऑयल भी शामिल किया जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सप्लीमेंट्स की फॉर्म में ऐड कर दिए जाते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड फार्मूलेशन है। ऑलमोस्ट 30% के करीब जब बाई वेट फुल फैट मिल्क होता है, 28% के करीब शुगर है, 15% के करीब जब वो वेजिटेबल ऑयल है, पीनट बटर जिसको मैं पीनट को एज अ सोर्स, हमने यहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करवाई है जिसमें हमने पीनट को एलर्जन समझते हुए अपनी लोकल जो पल्सेज है ना उनको इनके साथ रिप्लेस किया है। तो मीन्स कि हम ये 25% पोर्शन जो है ना इस पे काम कर रहे हैं, और विटामिन मिनरल मिक्सचर्स हैं उनको इस रेशियो के अंदर ऐड किया जा सकता है। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूलेशन है, और ये स्टैंडर्ड फार्मूलेशन जो है ये हमें तकरीबन 520 से 550 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है। 13 to 16% इसके अंदर प्रोटीन होनी चाहिए, यानी जो आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है उसमें ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर प्रोटीन आनी चाहिए, और 36 to 62% के करीब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डोमिनेट करेंगे। लिपिड्स हैं वो 26 से 36% तक हो सकते हैं, और फिर इसमें आपने ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इनको आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, जब आप जो एडिबल ऑयल्स हैं उनकी कंपोजिशंस को अच्छी तरह समझते होंगे तो आप उनको इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं कि आप ये फार्मूलेशन अचीव कर सकें, क्योंकि कुछ ऑयल ऐसे हैं जो रिच इन ओमेगा 6 हैं और कुछ ऐसे हैं जो रिच इन ओमेगा 3 हैं, तो उनका बेहतर कम्बिनेशन बना के आप ये लेवल्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। ट्रांस फैटी एसिड्स नहीं होने चाहिए, लेकिन लिमिटेशन जो है वो लेस देन 3 यहाँ पे सेट की गई है। मॉइस्चर कंटेंट 2.5-3%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2.5% से ज्यादा होगा तो फिर रेंसिडिटी होने के चांसेस हैं, और इसी तरह वाटर एक्टिविटी शुड बी लेस देन 0.6, क्योंकि इससे ज्यादा होगी तो फिर उसमें बैक्टीरिया, मोल्ड ग्रो, फंगल, ये सारा अटैक होने के चांसेस हैं, और फाइबर कंटेंट जो है वो लेस देन 5%। तो ये पैकेट के ऊपर जो है ना इस तरह के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो है ना वो दिए जा सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 किस्म के RUTF जो है ना वो जिनको हमने बेस्ट सिलेक्ट किया, फार्मूलेशन तो हमने ज्यादा बनाई थी, तो इसी हवाले से हमने ये कुछ उनकी पैकेजिंग डेवलप की हुई है। एक RUTF थी ऐसी थी जो कि पीनट बेस्ड थी, ठीक है। यानी कंट्रोल सैंपल एक हमारा अपना कंट्रोल हो गया, और एक हमने न्यूट्रीसेट वाला जो कमर्शियली पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेंटर्स में प्रोवाइड किया जाता है उसको हमने एज अ स्टैंडर्ड लिया था। तो इसमें नीड करना है इसको, यानी प्रेस करना है, टीयर ओपन और उसके बाद स्क्वीज करें और इसको ईट करें। और मैसेज क्या है, फॉर चिल्ड्रन मोर देन 6 months विद severe acute malnutrition, one sachet is sufficient to provide 500 किलो कैलोरीज। इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस लेबल पे होनी चाहिए ये यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं, और इवन चूंकि इसमें पीनट है और दूध शामिल है तो इसमें हमने इसकी एलर्जी का मैसेज भी यहाँ पे कन्वे किया है। इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मैसेज कि इट इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, उसको कंटिन्यू करें और उसके साथ साथ बच्चे को ये इंट्रोड्यूस करें। सेकंड ऑप्शन हमारा मूंगबीन बेस्ड है भाई, इसका कलर भी हमने कुछ कोशिश की है मूंगबीन की तरह इसको ग्रीन कलर देने की, और इसमें अब आप देखें कि इसमें मिल्क शामिल है तो मिल्क एलर्जी रह गई है, पीनट एलर्जी जो है वो इसमें से निकल गई है। चिकपी बेस्ड है, ठीक है, अगेन सेम कैलोरीज ऑलमोस्ट, और इसके बाद हमने एक कम्बिनेशन बेस्ड प्रोडक्ट जो है उसको भी फाइनल सेलेक्ट किया था। अब कुछ कंट्रीज में ट्रायल हमें ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पे RUTF और उसके साथ साथ एक ग्रुप को सिंपल RUTF दिया गया और दूसरे ग्रुप को RUTF के साथ एंटीबायोटिक्स का भी कोर्स करवाया गया 7 दिन तक, ठीक है, जिसमें मॉक्सिलिन और सेफ्डी नीर नीर जो है ये शामिल थी। तो ये दो एंटीबायोटिक्स जो है वो बेसिकली
साथ दी गई हैं और इनमें एंटीबायोटिक ग्रुप के अंदर ज्यादा तेजी से जो रिकवरी है और जो डेथ के चांसेस हैं उनके अंदर रिडक्शन जो है वो और वेट गेन, ये 3 पैरामीटर्स हैं भाई जिनके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट नजर आती है। अभी इसको RUTF को HIV इन्फेक्शन वाले बच्चों के अंदर चेक नहीं किया गया, ठीक है, इसमें रिसर्च होने की जरूरत है। तो रिसर्च हमें ये कहती है कि इसको एज अ स्टैंडर्ड केयर ऑफ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सैम जो है वो कम्युनिटी सेटिंग्स में किया जा सकता है। इंटरवेंशन फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, ठीक, कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं ग्लोबली जहाँ पे ओबेसिटी जो है वो बड़ा तेजी से बढ़ रही है, स्पेशली वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन ओवरवेट है और 30% के करीब जो है वो ओबेसिटी में, रफली वी कैन से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम ओवरवेट एंड ओबेसिटी। और यहाँ पे इंटरवेंशंस, जिसमें कुछ इंटरवेंशंस की इफेक्टिवनेस जो है वो चेक की गई है, जैसे ईटिंग, एक्सरसाइज, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड काउंसलिंग, और इनका हमें पॉजिटिव इफेक्ट नजर आता है स्पेशली ओबीज प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। इसके अलावा एक्सरसाइज, अकेली डाइट अलोन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सरसाइज एंड डाइट, इसको भी चेक किया गया और देखा गया कि जिन्होंने डाइट प्लस एक्सरसाइज की है ना उनमें ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो नजर आता है। ये बच्चों का मैंने भाई कुछ शक्लें यहाँ पे शो कर रहा हूँ, माशाल्लाह देखें, हेल्थ का वर्ड तो फिर पीछे रह गया। ओबेसिटी का देखें हमें तो तकरीबन 30% बच्चे जो है ना प्री स्कूल चिल्ड्रन, उनके अंदर ये ओबेसिटी एग्जिस्ट करती है और ये ग्रेजुअली आप देखें 2000 से 2016 तक इसमें इंक्रीज होता नजर आ रहा है। एवरी 5th चाइल्ड इन द वर्ल्ड इज ओवरवेट और ओबीज। द मेन रीजन इज द फूड, ऑलमोस्ट 26% जो है ना वो बच्चों में फूड एक मेन रीजन है और फास्ट फूड जैसे सोसाइटी के अंदर ज्यादा एंटर हो रही है उसी हिसाब से रेशो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बाकी रिस्क ऑफ डिजीजेज जैसे हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हार्ट डिजीज, इनके भी चांसेस बढ़ते जाते हैं ओबेसिटी के साथ। तो ये इन्फोग्राम भाई आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ स्टेटिस्टिक्स भी दिए गए हैं, जैसे 70% जो बच्चे हैं ना ये अडल्टहुड में भी जाके इनके अंदर ओबीज रहने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यानी बचपन में जो मसले मसाइल आ रहे हैं इनका इम्पैक्ट जो है वो रेस्ट ऑफ द लाइफ भी नजर आता है। और इसमें जब हम रीजंस की बात करें तो बच्चों में 1 in 3 चिल्ड्रन आर ओवरवेट, ऑलमोस्ट 1/3। 33% वॉच मोर देन 3 hours ऑफ टीवी। अब टीवी देखना भी एक लेजीपन है, इसमें भी एनर्जी कम यूटिलाइज हो रही होती है और साथ वहां पे कमर्शियल्स देखना और फिर फूड प्रोडक्ट्स जो है ना उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा उनको यूज करना जो वहां पे आप देखते हैं, तो इससे ओबेसिटी जो है वो ज्यादा तेजी से प्रमोट हो रही है। इसके अलावा वो बच्चे जो कि वेजिटेबल्स वगैरह कम खाते हैं या वो बच्चे जो कि 1/3 ऑफ द मील इज कंप्राइज्ड ऑफ फ्रॉम फास्ट फूड्स और 30% आर मोर के हिसाब से अगर हम देखें तो इनकी हेल्थ कास्ट जो है वो भी बढ़ जाती है। और इसका हल क्या हो सकता है कि एटलीस्ट 6 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी लेके आए, डाइटरी चॉइसेस को बेहतर करें, हेल्दी स्नैक्स शुड बी देयर एज कंपेयर टू फास्ट फूड। इसी तरह ड्रिंक्स की फॉर्म में पहला ऑप्शन जो है वो प्योर वाटर होना चाहिए, जूसेस वगैरह जो है उनमें एडिड शुगर होती है तो ये नुकसान काज करते हैं। इसी तरह स्नैक साइज हैव ग्रोन, स्नैक साइज जो है ना उस पर भी फोकस करना चाहिए, ठीक है, या पोर्शन साइज जो है ना इसको कंट्रोल करना चाहिए। कुछ और यहाँ पे स्ट्रेटजीज हैं जैसे इनको हेल्दी ईटिंग, इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल, होम मेड फूड जो है ना वो प्रोवाइड करें एज अ लंच, कट डाउन ऑन टेलीविजन टाइम, फिजिकल एक्टिविटी, डेली ब्रेकफास्ट कंजम्पशन एंड प्रोवाइड मॉरल सपोर्ट एज वेल। तो ये 7 जो है ना वो यहाँ पे मैंने हैबिट्स जो है वो डेवलप की हैं जो कि पॉजिटिव गिनी जा सकती हैं और इनसे चाइल्डहुड ओबेसिटी को मिनिमम किया जा सकता है। अब कुछ स्टडीज हमें ऐसी भी मिलती हैं जहां पे कहा जाता है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसमें लेटर लाइफ के अंदर जाके ओबेसिटी होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इनके बारे में अभी इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि इसमें मजीद जो है ना वो रिसर्च करने की जरूरत है। जी, और एक एनालिसिस हमें ये बताता है कि जो बच्चे 6 से 12 साल की एज तक थे, वहाँ पे इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? तो एक ख़ास एज है जहाँ पे कुछ इंटरवेंशंस जो हैं वो वर्क करती हैं, और उस एज ब्रैकेट से जब निकल जाएँ तो फिर उनका इम्पैक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इंटरवेंशंस दैट कंबाइन फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट वर मोर इफेक्टिव है। ये हमने पहले भी ज़िक्र किया है, इन केस ऑफ वुमेन भी यही स्टैटिस्टिक्स है, और बच्चों में भी ऐसा ही है कि जब फिजिकल एक्टिविटी भी और डाइट भी मॉडिफाई करेंगे तो इसका पॉजिटिव आउटकम नजर आएगा। एक और स्टडी हमें ये बताती है कि शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन दे आर मोर फ्रूटफुल एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन, यानी जो लेस देन 12 मंथ वाली इंटरवेंशन थी उनका ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आया, क्योंकि जब एक चीज ज्यादा अरसे तक, इवन एक राशन आपको फ्री मिलना शुरू हो जाए ना ज्यादा अरसे तक, उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो एक और मैसेज है भाई, कंबाइंड बिहेवियरल एंड लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस आर सेल्फ हेल्प कुड बेनिफिट ओवरवेट चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। ठीक है, तो नंबर एक तो सेल्फ हेल्प वाला भाई, खुद बंदे के अंदर कॉन्शियसनेस आनी चाहिए कि मैंने अपना वेट जो है उसको मैनेज करना है या इसको विद इन लिमिट्स रखना है, और इसके अलावा बिहेवियर को मॉडिफाई करना और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट रखते हैं। इसके बाद भाई हमारा ये अभी तक हमने वो इंटरवेंशंस आपके साथ शेयर की हैं जो हमें बच्चों में और एडोलेसेंट्स के अंदर पॉजिटिव नजर आ रही हैं उनकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए। अब हम उन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की बात करने जा रहे हैं, और उन स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जो कि न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशंस के लिए ज्यादा सूटेबल हैं या उनके आउटकम्स को बेहतर करने में हेल्प कर सकती हैं। इसमें फोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेपल फूड्स है भाई, जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके कम्युनिटी तक डिलीवर करेंगे और जो डेफिशिएंसीज है उनको टैकल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स हो सकते हैं ताकि फूड की अवेलेबिलिटी, फूड की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक्स्ट्रा इनकम जो है वो प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से काम किया जा सकता है, कम्युनिटी बेस्ड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस हो सकती है, स्कूल बेस्ड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, और चाइल्ड हेल्थ डेज जो है वो सेलिब्रेट किए जा सकते हैं वंस अ ईयर और ट्वाइस अ ईयर, और स्कूल के अंदर इस दिन जो है वो पेरेंट्स और बच्चों को इकट्ठा करके और टीचर्स, ये जब ट्राइएंगल बनेगी तो इसके ज्यादा पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं। और लास्ट पे हम कुछ इंटरवेंशंस देखेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसीज। जी, तो अब बड़ी तादाद में भाई हमें ऐसी इंटरवेंशंस मिलती हैं जिनको स्केल अप किया जा सकता है, ठीक है? और इनमें से वन बाय वन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट वन इज fortification of staple foods, और इसको fortification is basically one of the most cost effective strategy to reach population at large। आप इमेजिन करें कि जब आयोडाइज साल्ट होगा तो सारी फैमिली तक पहुंचेगा, जब आयोडाइज फ्लोर होगा तो सारी फैमिली उस फ्लावर की बनी हुई चपाती या रोटी जो है वो यूज करेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये कम पैसों में आप ज्यादा पॉपुलेशन तक पहुंच सकते हैं, और ये बेसिकली डेलिब्रेट एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है किसी फूड के अंदर। और किन न्यूट्रिएंट्स को हमने ऐड करना होता है? जो न्यूट्रिएंट्स उस पॉपुलेशन के अंदर डेफिसिट हों, ठीक है? मोस्टली ऐसी फूड व्हीकल्स चूज की जाती हैं जो डेली बेस पे यूज होती हैं, इनको हम स्टेपल फूड्स भी कहते हैं, ठीक है? तो स्टेपल फूड्स हैं उनके अंदर आप जो डेफिसिट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऐड कर दें तो ये ज्यादा कम्युनिटी तक पहुंच जाएंगे। जैसे सॉल्ट के अंदर आयोडीन है, इसी तरह शुगर के अंदर भी आप आयरन, जिंक और इस तरह के सॉल्ट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। व्हीट फ्लावर के अंदर आयरन, फॉलिक एसिड और इसके अलावा भी विटामिन मिनरल मिक्सचर्स ऐड किए जा रहे हैं। एडिबल ऑयल के अंदर आप फैट सॉल्युबल विटामिन का नाम सुनते हैं। इसके अलावा कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं लाइक सॉसेज हैं, इनके अंदर भी आप इनको भी एज अ व्हीकल जो है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन कुछ सोसाइटीज के अंदर ज्यादा यूज की जाती हैं और डेली यूज की जाती हैं। तो डेफिनेशन अगर आप फूड फोर्टिफिकेशन की पूछें तो इसमें वो स्ट्रेटेजी, वो प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं किसी भी फूड के अंदर। अब एक तो ये हो सकता है कि वो न्यूट्रिएंट्स उसमें ऑलरेडी थे लेकिन उनका लॉस हो गया है, ठीक है? लॉस हो गया उनका प्रोसेसिंग के दौरान।
और दूसरा ये हो सकता है कि वो न्यूट्रिएंट्स उनका लेवल इतना नहीं है जितना कि पॉपुलेशन में डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो आप उस हवाले से भी उनको डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं ग्लोबल, जैसे मिस्र के अंदर हम देखें तो वहां पे उनके जो ब्रेड है उसको फोर्टिफाई किया जा रहा है आयरन और फॉलिक एसिड के साथ। पाकिस्तान में भी डॉन ब्रेड जो है ना वो क्लेम कर रही है कि उन्होंने उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स जो है वो ऐड किए हुए हैं। साउथ अफ्रीका में फॉलिक एसिड जो है वो ऐड किया जा रहा है, ठीक है, व्हीट फ्लावर के अंदर और मेज फ्लावर के अंदर। चाइना जो है वहां पे सोया सॉस जो है उसके अंदर आयरन को ऐड किया गया है और 33% डिक्लाइन इन अनीमिया जो है वो रिपोर्टेड है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फ्लोराइडाइजेशन यानी डेंटल कैविटीज 27% वहां पे कम हो गई हैं जब से उन्होंने इसको पानी के अंदर ऐड करना शुरू किया है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हमें आयोडीन की सक्सेसफुल स्टोरी भी मिलती है, ठीक है। और इसी तरह नायासिन भी वहां पे प्लेग्रा या स्किन रिलेटेड डिजीजेस और मेंटल रिलेटेड जो इश्यूज सब्सिक्वेंटली हो सकते हैं लाइक डिमेंशिया, उसको, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होती जा रही है, ओल्ड एज पॉपुलेशन, तो ओल्ड एज में जाके डिमेंशिया होने के प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाते हैं। एज अ प्रिवेंटिव अप्रोच ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड किए जा रहे हैं। सेकंड अप्रोच जो है दिस इज द कैश ट्रांसफर प्रोग्राम, और इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है ना वो दुनिया में देखे जा रहे हैं। मकसद क्या होता है कि जो पॉवर्टी है वहां पे और उनकी इनकम कम है उसको किसी तरीके से अमेंड कर दिया जाए, ठीक है। अगर कोई 15,000 ले रहा है और उसको 5,000 दे के पर मंथ आप 20,000 तक अगर ले जाते हैं तो ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज इन इनकम जो है वो हो जाती है। और उनके जो फाइनेंशियल बैरियर्स हैं उनको आपने खत्म करना है ताकि वो चीजों को खरीद सकें। अब इसमें कैश ट्रांसफर को अगर लिंक कर दिया जाए कुछ इंटरवेंशन के साथ, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, इम्यूनाइजेशन कवरेज, डायरिया मैनेजमेंट, हेल्थ केयर यूज एंड अदर प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, तो ये ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हमें और ज्यादा बड़े स्केल पे उसकी कवरेज जो है वो नजर आती है। तो एक रिव्यू हमें ये बताता है कि financial incentives have the potential to promote increased coverage of several important child health interventions, but the quality of evidence available is low. Means गैप एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी भाई आप काम कर सकते हैं। More pronounced effects seem to be achieved by programs that directly removed user fees for access to healthcare services. यानी ये हो सकता है कि आप, जैसे एक सेहत कार्ड पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, इस तरह की फैसिलिटी हो सकती है कि जब कोई, आपने किसी को कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप उसका कुछ प्रोपोर्शन वुमेन की स्पेशली जो रेगुलर हेल्थ का चेकअप है उसके लिए डिप्यूट कर दें कि भाई आप चेकअप करवाएं, जाके आपसे फी चार्ज नहीं की जाएगी, फी जो है वो गवर्नमेंट जो है उनको रीइंबर्स करेगी। तो इस तरीके से हेल्थ सर्विसेज को, उनकी एक्सेस को इनहांस करना बाय रिमूविंग दी फी बैरियर्स, इनका हमें ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आता है। Community based interventions to improve maternal, newborn and child health are now widely recognized as an important strategy to deliver key maternal and child survival interventions and have been shown to reduce inequalities in childhood pneumonia and diarrheal death. इसी दौर में ये ज्यादा मसले मसाइल थे, अब काफी हद तक कम हो रहे हैं। और इन इंटरवेंशंस को आप होम लेवल पे, विलेज लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे भी और बाय यूजिंग ट्रेन्ड एज वेल एज अनट्रेन्ड पर्सनल्स भी इनको लॉन्च कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस के नाम यहाँ पे लिख दिए गए हैं, जैसे प्रोविजन ऑफ बेसिक एंटीनेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर, ठीक है। तो बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग द बर्थ एंड आफ्टर बर्थ आप उनको फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। न्यू बॉर्न केयर के लिए आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए काउंसलिंग और एजुकेशन सेशन हो सकते हैं। बच्चे जो विद इन मंथ जिनकी डेथ होने के चांसेस होते हैं ना, न्यूनेट्स, उनका अगर आप रेफरल कर दें, टाइमली सिक चिल्ड्रन को आप रेफर कर दें तो उससे उनकी हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है। बिहेवियर को मॉडिफाई करने वाली इंटरवेंशन होनी चाहिए, कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जा सकता है। और न्यू बॉर्न केयर प्रिपेयर्डनेस, यानी जो औरत कंसीव कर चुकी होती है उसको अगर आप उसकी एजुकेशन काउंसलिंग बिफोर बर्थ ऑफ बेबी जो वो कर दें तो वो ज्यादा बेहतर उसके आउटकम्स हो सकते हैं।
अब इन कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन की वजह से 28% कह लें कि रेट्स ऑफ फैसिलिटी बर्थ बाय 28% उनमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, और डबल द रेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर जब वो हमें मिलता है। जी, एक और अप्रोच आ गई भाई, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड इलनेस। इसको हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू नेट एंड चाइल्ड इलनेस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरह की टर्म्स हमें मिलती हैं, और WHO ने 1990 में इस स्ट्रेटेजी को इंट्रोड्यूस करवाया था विद द कोऑपरेशन ऑफ यूनिसेफ, जो कि बच्चों के हवाले से यूनाइटेड नेशंस का अदारा जो है वो काम कर रहे हैं। अब इसमें IMCI के अंदर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस के अंदर क्यूरेटिव भी इंटरवेंशंस हैं और प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस भी हैं। तो क्यूरेटिव और प्रिवेंशन का जो कॉम्बिनेशन है, इसके ज्यादा पॉजिटिव आउटकम्स जो हैं वो मिल रहे हैं, और इसमें इम्प्रूवमेंट्स इन केस मैनेजमेंट हो सकती है, इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ केयर सिस्टम हो सकती है, एंड इम्प्रूवमेंट्स इन फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस। यानी आपने मुख्तलिफ लेवल्स पे जो है ना वो इंटरवेंशंस अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये इंट्रोडक्शन जो इंटरवेंशंस है ये मिलके इन इंटीग्रेटेड वे ये ज्यादा बेहतर आउटकम्स देंगी। और इसमें ये कुछ कंट्रीज लिखे गए हैं जहाँ पे इनके बेनिफिट्स जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, और मोर्टेलिटी रिडक्शन हो गई है यहाँ पे, और हेल्थ केयर कॉस्ट जो है उसको भी रिड्यूस किया जा सके। ये कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की हैं, ये मजीद आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और IMNCI, ठीक है, न्यूनेटल का इसमें एडिशन हो गया, तो इसमें अगर आप देखें तो आपने मैनेजमेंट करनी है सिक, न्यू बॉर्न एंड चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि इन पेशेंट फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने की जरूरत पड़े, फिर उनको आप डाइटरी एडवाइसेस, डाइटरी प्रैक्टिसेस, फूड की अवेलेबिलिटी, फूड की एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन, काउंसलिंग, ये सारी इंटरवेंशंस इस सेक्टर पे आप ला के अगर उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बेहतर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो तीसरा एलिमेंट इम्यूनाइजेशन, ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करें, और चौथे नंबर पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और डिजीज की प्रिवेंशन के हवाले से जो भी स्टेप्स हो सकते हैं उनको अडॉप्ट करके तो आप बच्चों की हेल्थ जो है ना उसको बेहतर कर सकते हैं। तो इसको हम IMNCI अप्रोच का नाम देते हैं। बांग्लादेश में भी भाई इसकी फास्टर रिडक्शन इन प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग हैज बीन रिपोर्टेड, ठीक है, और सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हैज बीन रिपोर्टेड बाय यूजिंग दिस अप्रोच। स्कूल बेस्ड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ज्यादा तो पर्पस होता है इनका कि किसी तरीके से स्कूल की एनरोलमेंट को एनहांस किया जाए, ठीक है। और डेफिनेटली एजुकेटेड कम्युनिटी जितनी किसी सोसाइटी में होगी, एजुकेशन लेवल जितना हाई होगा, उतना ही जो है ना वो फ्यूचर में उन लोगों की हेल्थ बेहतर होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूव्ड फिजिकल एंड साइको सोशल हेल्थ हैज बीन रिपोर्टेड इन 18 studies where there was increase in school attendance from 4 to 6 days annually. There was weight gain from 0.39 to 0.71 kilogram, ठीक है, and the results of height gain were also were inclusive, ठीक है। हाइट गेन में इनका कंक्लूसिव रिजल्ट्स जो हमें नहीं मिलते। तो स्कूल्स बेसिकली बहुत हद तक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जहां पे हम बच्चों की और एडोलेसेंट्स की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इंटरवेंशन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। यानी आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना जहाँ पे आपने इंटरवेंशन को लॉन्च करना होता है, तो दीज आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। इसी तरह चाइल्ड हेल्थ डेज जो है वो सेलिब्रेट किए जा सकते हैं, और बाज दफा एक सिंगल इंटरवेंशन के लिए दिन रखा जा सकता है कि आज सिर्फ विटामिन ए के सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, या बाज दफा आप एक से ज्यादा इंटरवेंशन भी, लेकिन 4 से ज्यादा इंटरवेंशन आप एक्सीड करेंगे तो फिर इनके इफेक्ट जो है वो इतना पॉजिटिव नजर